नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आप सभी अच्छे से जानते हैं मॉडल पेपर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो 2026 के एग्जाम के लिए आईएमपी यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट में 15 टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अभी तक जो है मैं 4 से 5 मॉडल पेपर पर मैं यानी 4 से 5 सब्जेक्ट पर मॉडल पेपर दे चुका हूँ। कंटिन्यूअसली आपकी कमेंट और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये सेशन लेकर के आ रहा हूँ सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। और निश्चिंत रहिए, जो कमेंट कर रहे हैं वो भी, है ना? और जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। आपके हर सब्जेक्ट लगभग की मैंने कोट किया हुआ है समथिंग 25 से 30 सब्जेक्ट सेकंड ईयर के जिसमें मॉडल पेपर आने वाले हैं। तो निश्चिंत रहिएगा, हर सब्जेक्ट पर मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, हर सब्जेक्ट पर मैं आपको पीडीएफ नोट्स, आंसर शीट प्रोवाइड करवाऊँगा, ताकि अगर आप लोगों के पास मटेरियल नहीं है तो पढ़ने के लिए बेहतर कंटेंट के साथ में तो वो मटेरियल भी आपको मिल सके। 15 क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ, हर क्वेश्चन की आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि इसकी आंसर शीट कहाँ से आपको मिलने वाली है पीडीएफ के रूप में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से आज के टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन। लेकिन ये तो हमने बात ही नहीं की कि सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है आज। तो दोस्तों, सेकेंड ईयर में आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतक पे। ठीक है। इससे पहले इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाला, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके सेकंड पार्ट, जिनका भी मेजर है ना वो समझ गए हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर भारतीय राजनीतिक चिंतक पर आज हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय देते हुए प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, प्रश्न बिल्कुल सामान्य से है। प्रश्न में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो मेन टर्म है प्रश्न की, अंडरलाइन पर आप फोकस कीजिएगा। जो प्रश्न में पूछा गया है उसी को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय देते हुए उसके प्रमुख स्रोत बताइए, यानी कि ये कहाँ-कहाँ से हमें इसका पता चलता है। क्लियर है? वहीं अगला प्रश्न है, अथवा वाले प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा, सेम प्रश्न है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ना, अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन राजनीतिक परंपरा को समझाते हुए उसकी विशेषताएँ बताइए। तो अब इस प्रश्न में क्या आपसे राजनीतिक परंपरा पूछ गई है, प्राचीन राजनीतिक परंपरा। तो भारत की प्राचीन राजनीतिक परंपरा क्या रही है और उसकी विशेषताएँ क्या थी? 2 मेन कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पूछे गए हैं और अथवा वाले प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो इसी चीज़ को रिपीटेशन में पाएँगे। जैसे प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन अत्यंत समृद्ध था, स्पष्ट कीजिए। तो अत्यंत समृद्ध था यानी कि उसकी विशेषताएँ पूछी गई है प्राचीन राजनीतिक परंपरा की। क्लियर है ना? तो अथवा वाले प्रश्न में इसलिए रीड आउट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग खुद पढ़ करके और आप जो समझ सकते हैं, प्रश्न सेम रहने वाला है। बस ध्यान रखना है आपको प्रश्न की मुख्य जो विषय सामग्री टर्म है उस पर, है ना? मुख्य टर्म यानी जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न की भाषा आपसे हमेशा बदलाएगी। एग्जाम में कुछ और देखने को मिलेगी, आपकी पुस्तकों में कुछ और देखने को मिलेगी, और जो मैं नोट्स आपको दूंगा उसमें कुछ और देखने को मिलेगी। लेकिन जो टर्म होती है प्रश्न की, वो टर्म सब जगह सेम होती है। तो जिस दिन आप टर्म को पकड़ना सीख गए, आप प्रश्न को पढ़ना सीख गए ना, अभी आपको प्रश्न को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रश्न समझ नहीं आता ना, कि थोड़ा-सा एग्ज़ामिनर ज़रा-सा स्टाइल चेंज करता है आपसे प्रश्न पूछने की और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि यार ये कौन-सा प्रश्न था? बात समझ आ रही? तो प्रश्न को पहले पढ़ना सीख लीजिए, टर्म के माध्यम से प्रश्न आप पढ़ पढ़ पाएँगे ना, तो जो मुख्य जो टर्म होती है प्रश्न की, जो आपसे पूछा जा रहा है, उसका सटीक आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, मनु के राज्य संबंधी विचारों पर लेख लिखिए। तो मनु के राजनीतिक विचार क्या थे? मनु के राजनीतिक विचार क्या थे? इसको पूरे कॉन्सेप्ट को आपको साथ में पढ़ना होगा। वहीं मनु की राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न सेम है, अथवा में दोनों प्रश्न को थोड़ा-सा उसने घुमाया है। पहले प्रश्न में क्या, मुख्य प्रश्न में क्या बोल रहा है? मनु के राज्य संबंधी विचारों का उल्लेख करें। अब आपको पता होना चाहिए कि मनु ने राज्य संबंधी विचारों का उल्लेख कहाँ पर किया है? तो उन्होंने अपने सिद्धांत में, कौन-सा सिद्धांत में? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने राज्य संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। तो प्रश्न दोनों ही, अथवा वाला प्रश्न हो या मूल प्रश्न हो, दोनों ही प्रश्न सेम है, डिफरेंट नहीं है। और यही रीजन है कि मैं अथवा वाले प्रश्न बना करके लाया हूं, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृति में वर्णित न्याय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था का किस प्रकार की का वर्णन किया गया है, क्या व्यवस्था की गई है, उसको आपको समझाना है। क्लियर है? मनु की न्याय व्यवस्था को समझाइए सिंपल वे में। प्रश्न में कोई डिफिकल्टीज नहीं है दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए मजाक से लगेंगे, खेल लगेंगे। और नहीं पढ़ रखा है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी चिंता मत कीजिए। बस इन प्रश्नों को जो एनालाइज हम कर रहे हैं ना, इनको ध्यान से सब सुनते चलिएगा। ये जो प्रश्न मैं आपको बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं ना, इसका भी एक बड़ा लॉजिक है। और ये जब सेशन कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आपको समझ आएगा इसका लॉजिक, है ना?
सेशन के लास्ट तक बने रहिए। पहले सारे प्रश्नों को हम एनालाइज कर ले, पढ़ के देख लेते हैं, और प्रश्न में कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगी तो उस कंफ्यूजन को वहीं खत्म कर लेंगे। किस प्रश्न को कैसे पढ़ना है ये हमें डिसाइड करना है, ये हमें सोचना है, समझना है इस चीज को, है ना। और किस प्रश्न की मुख्य टर्म क्या है जिस पर आपको तैयारी करना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाना कैसे है भाई, नोट्स में लिखना। अब जैसे प्रश्न नंबर 5 को ही ले लीजिए आप। प्रश्न नंबर 5 में आप क्या लिखेंगे? कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को समझाइए। अब एग्जाम में अगर आ जाता, आपने ये पढ़ लिया यहाँ पर, है ना, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना वर्तमान संदर्भ में कीजिए, तो अब आप खोपड़ी खुजालने लग जाएंगे, यार ये वर्तमान संदर्भ क्या जोड़ दिया, अब क्या करूं मैं इसमें। अरे इसलिए तो बोलता हूं प्रश्न को एनालाइज करना सीखो, टर्म को पढ़ना सीखो। पढ़ना सीख जाओगे ना, आपके प्रश्न में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। पहले क्या मुख्य प्रश्न में क्या था? कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को समझाइए। भाई सप्तांग सिद्धांत जो भी प्रश्न की टर्म होती है, मैं क्या बोलता हूँ 360 डिग्री के साथ पढ़िए, उसके हर कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दिमाग का ढक्कन खोल के पढ़िए। मतलब सप्तांग सिद्धांत को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ये समझ आएगा कि उसकी विशेषताएं क्या है, उसका महत्व क्या है। अब अगले प्रश्न में अगर एग्जामिनर बोल देता है कि वर्तमान संदर्भ में विवेचना करो, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि आज वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है। अगर सप्तांग सिद्धांत को आज हम अपनाएं तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, समझ आ रहा ना। तो यही यहां पर एग्जामिनर बोलने का प्रयास करेगा। तो प्रश्न को इस तरह से इसको रूट आउट कर सकता है, घुमा सकता है, मूल प्रश्न से हटा करके अलग भाषा में परिवर्तन करके उसको एक नए स्टाइल में डाल सकता है आपके सामने, आपको कंफ्यूज करने के लिए। और एग्जामिनर का तो टारगेट ही होता है आपको कंफ्यूज करना, याद रखिएगा। इसलिए हर एंगल से आपको तैयारी करके जानी एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों का। अब देखिए मनु के राज्य संबंधी विचार आपने देख लिए, है ना, राज्य के सिद्धांत में। वहीं कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार क्या थे? क्लियर। अब चूंकि ये भारतीय भारतीय राजनीतिक चिंतक है, कल वाले सेशन में हमने क्या देखा था? पाश्चात्य राजनीतिक विचार। तो जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके विचार हमने देख लिए, पॉलिटिकल है ना, पॉलिटी के कौन कौन से विचारक थे। उसके अलावा आज हम इंडियन, मात्र इंडियन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार क्या थे? अब उन्होंने क्या कहा कि कौटिल्य का राजा अधिनायक नहीं बल्कि कौटिल्य का राजा, राजा की दिनचर्या और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कितना सिंपल वे में, लेकिन प्रश्न की भाषा एकदम बदल करके दे दिया। मूल प्रश्न में क्या बोला है कि कौटिल्य के भाई राज्य संबंधी विचार क्या थे ये बताइए। और वहीं अथवा में क्या बोल दिया कि कौटिल्य का जो राजा है वो अधिनायक नहीं है, अधिनायक नहीं है। तो कौटिल्य के राजा की दिनचर्या और उसके कार्यों का वर्णन करो। प्रश्न दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार आप पढ़ोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी टर्म आपके सामने आने वाली है। ठीक है। वही अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के समाज सुधार संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। राजा राम मोहन राय के समाज सुधार संबंधी विचारों का। और बाकी अथवा वाले प्रश्न आप लोग खुद पढ़ेंगे, अंडरलाइन मैंने कर रखा है, आप समझ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। और जो दोस्त नोट डाउन कर रहे हैं वीडियो को रोक रोक कर बीच बीच में नोट डाउन करते चले, नोट्स बनाते चले। ये वीडियो अगर इधर उधर हो गया ना तो एग्जाम के तुरंत एक दिन पहले आप लोग ना बहुत परेशान हो जाओगे, फिर मुझे कमेंट करोगे, मुझे व्हाट्सअप करोगे, फिर वहां पर मैं नहीं देने वाला। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, शेयर करके रख लीजिए, वीडियो को सेव करके रख लीजिए, है ना। एग्जाम टाइम में जब एग्जाम स्टार्ट होने वाले 2-4 दिन में भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, फिर आप, क्योंकि आप अकेले नहीं हो यार, है ना, लगभग 3 लाख बच्चे हैं जिनको मुझे संभालना पड़ता है, सभी का रिप्लाई करना आप समझ सकते हो कितना मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन है तिलक के स्वराज संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तिलक के स्वराज संबंधी विचारों की, क्लियर है। तो तिलक के कौन से विचार? स्वराज संबंधी विचारों पर आपको यहाँ पर एक लेख लिखना है। वही अगला प्रश्न है गांधीवादी राजनीतिक दर्शन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो गांधीवादी राजनीतिक दर्शन के सिद्धांत कौन कौन से बताइए, क्लियर है। भाई प्रश्न नंबर 10 को देखिए, गांधी के धर्म और राजनीति संबंधी विचार बताइए। प्रश्न नंबर 11 है नेहरू के राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय वाद संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों का वर्णन। प्रश्न नंबर 13 है राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक चिंतन की समीक्षा। प्रश्न सेम है, सेम है, नाम अलग है, टर्म अलग है, भाषा डिफरेंट मिलेगी। प्रश्न एकदम इजी वे में है, जो आपसे पूछा जा रहा है आपको उसी का सटीक आंसर देना है। प्रश्न नंबर 14 में जयप्रकाश नारायण को रख दिया है, यहाँ पर उनके लोकतंत्र और सर्वोदय संबंधी विचार। अब यार जिस विद्वान ने, जिस विचारक ने जो विचार अपने रखे हैं, जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, वही तो आपसे पूछेगा। भाई नेहरू ने राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया, वही पूछेगा। अंबेडकर महोदय सामाजिक विचारों के पक्ष में थे, सामाजिक विचार उन्होंने दिए, तो वही आपसे पूछेगा। राम मनोहर लोहिया का नाम आएगा तो राजनीतिक चिंतन की बात करेंगे। जयप्रकाश नारायण का नाम आएगा तो लोकतंत्र और सर्वोदय संबंधी विचारों की बात करेंगे। बात समझ आ रहा है आप लोगों के?
तो जो विद्वान या जो दार्शनिक है उस दार्शनिक के साथ में उनका जो सिद्धांत है उसको चिपका करके साथ चलिएगा तो आपको कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं। वही ताराबाई सिंधे और उनके कार्यों का संक्षिप्त परिचय, ये 15 क्वेश्चन आपके दीर्घ प्रकृति के हैं, दीर्घ प्रकृति वाले, जिनको आपको लगभग 800 से 1000 शब्दों में लिखना होता है आंसर में एग्जाम में, ठीक है। अब वहीं में आपको 10 प्रश्न आपको लघु प्रकृति के भी देने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे, एक भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करना। देखिए पहला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय, संक्षिप्त परिचय। दूसरी टर्म है, टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है, दो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है, मंडल सिद्धांत और षड गुण नीति का सिद्धांत, दो कॉन्सेप्ट आपको दिए गए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कौटिल्य की राज्य संबंधी अवधारणा, ठीक है। वैसे तो आप दीर्घ प्रकृति वाले क्वेश्चनों में आप इसको कवर कर चुके हैं, लेकिन यहां पर सेपरेट छोटा सा मुश्किल से 50 से 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विवेकानंद के स्वतंत्रता संबंधी विचार, स्वतंत्रता संबंधी विचार। क्वेश्चन नंबर 5 है अहिंसा पर गांधी जी के विचार। प्रश्न नंबर 6 है, टिप्पणी करने के लिए फिर से बोल रहा है, दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, पंचशील सिद्धांत और गुट निरपेक्षता की नीति, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 7 है डॉक्टर अंबेडकर के दलित उद्धार संबंधी विचार, मतलब वही सामाजिक विचार ही मान लीजिए ये भी ना। चलिए वहीं प्रश्न नंबर 8 है नव मानववाद यानी भौतिक मानववाद क्या है ये समझाना। वहीं दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद क्या है। और प्रश्न नंबर 10 है आपका सावित्रीबाई फुले के सामाजिक कार्यों का वर्णन। तो ये 10 वो सिंगल टर्म वाले कॉन्सेप्ट हैं या क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जान डाल देंगे। अगर कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट ढीला हो रहा हो ना, कोई क्वेश्चन आपसे बचकर निकलने वाला हो एग्जाम में, ये सिंगल टर्म निकलने नहीं देगी। अब ये टोटल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, 15 क्वेश्चन दीर्घ प्रकृति के और 10 क्वेश्चन लघु प्रकृति के, अगर आपने सिर्फ इतने क्वेश्चनों पर तैयारी कर ली तो जिन दोस्तों को, जिन अभी तक कुछ भी किताब खोल के भी नहीं देखी, फेल होने का डर है, तो वो डर आपके जहन से पूरी तरह निकल जाएगा, गायब हो जाएगा। और जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, साल भर से पढ़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि अब रिवीजन किस पर लगाएं, क्योंकि पूरा सिलेबस तो कवर करना पॉसिबल है नहीं एक दो दिन में। तो अब जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ आप इन क्वेश्चनों के बेस पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों पर तैयारी करना शुरू कर दें, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर में लेकर आता हूँ, ये 90+% भी बनाने के लिए तैयार होते हैं ये मॉडल पेपर। पिछले 2025 के मॉडल पेपरों का रिएक्शन आप चेक कर सकते हो, उसका फीडबैक चेक कर सकते हो, वहां पर किस प्रकार का फीडबैक दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब इसके आंसर की अगर आप बात करें, आंसर कहाँ से मिलेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखिए क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, क्वेश्चनों का आप नोट्स बना करके आंसर भी रेडी कर सकते हो, अपनी नोटबुक से कर सकते हो, आपके पास जो भी बुक हो, जो भी सामग्री अवेलेबल हो, या गूगल से आप लोग कंटेंट लेकर तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर समय नहीं है आपके पास में और आप चाहते हैं कि मैं ही आपको इनके आंसर प्रोवाइड करवा दूं सभी क्वेश्चनों के कस्टमाइज तरीके से, आसान भाषा में, उदाहरणों के साथ में, ताकि एक ही बार पढ़ने में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो उसके लिए नोट्स रेडी है। आप चाहे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल नोट्स के लिए 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, वही 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है ऑल सब्जेक्ट, ऑल जो आपके मेन सब्जेक्ट है ना, मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल। वहीं अगर आप फाउंडेशन भी चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स के लिए 149 का सब्सक्रिप्शन प्लान अलग से होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, ये चारों नोट्स अलग अलग आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ के रूप में, सभी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। क्लियर है। लेना कैसे है, तो ये जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, नंबर पर सेंड कर दे, और नीचे आप सब्सक्रिप्शन लिख दे, कौन सा लेना है, 99 वाला लेना है, 249 लेना है, या 149 का लेना है। जो भी आपको लेना है वो आपको वहां पर हमारी टीम के द्वारा आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कमेंट करके मुझे बताइएगा नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, उसी सब्जेक्ट पर आपको मॉडल पेपर में प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं, अभी अभी आए हैं, है ना, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और जुड़ जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि थर्ड ईयर में, नेक्स्ट ईयर में आप मेरे साथ में प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाए। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।